प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता संस्कृत देवाड़ी गंगा चैनल पर लोक सिद्धांत कौमुदी का प्रकरण चल रहा है और उसी में हम लोग हल संधि की चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने 15 सूत्रों की चर्चा की और काफ़ी कुछ समझा कि कहाँ से क्या होता है, कहाँ पर जय होगा, कहाँ यह होगा, कहाँ षष्ठी से क्या होता है, षष्ठी स्थानीय होता है, सपादी क्या है, त्रिपादी क्या है, सपादी की विशेषता क्या है, त्रिपादी की विशेषता क्या, इन सब चीज़ों को हमने जाना। अब उसके बाद हम लोग सबसे पहले इसके मंगलाचरण को पढ़ते हैं कि न त्वां सरस्वतीं देवीं, अर्थात नमस्कारात्मक है। हम बार बार क्यों कहते, प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं क्योंकि ये एलटी को लक्ष्य करके प्रथम दृष्टि से प्रथमतया जो हमारा है फोकस वह एलटी पर है। एलटी को इसलिए रखा गया है और दूसरा है कि जब आप पीजीटी का इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ भी ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, कहाँ हो गया, कैसे हो गया, सिद्धि प्रक्रिया बताइए, तब वहाँ पर हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। रही दूसरी बात, लगभग सभी परीक्षाओं में ये आते हैं, खासकर बड़े स्तर पर। बड़े स्तर में पीजीटी हो गया, नेट हो गया, एलटी हो गया, राजकीय का हो गया, कुछ स्तर तक जो है टीजीटी का होता है। टीजीटी का मान के चलिए 70 से 70% जो है टीजीटी के लिए भी है क्या है, उपयोगी है। तो आइए अब हमारे साथ वाचन कीजिए कि हमने मंगलाचरण पहले पढ़ा कि न त्वां सरस्वतीं देवी, अर्थात मैं सरस्वती देवी को नमस्कार करता हूँ। पहली लाइन नमस्कारात्मक है। दूसरा दिया है पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी, पाणिनी में प्रवेश करने के लिए ग्रंथ का नाम दे दिया गया था, तो यह वस्तु निर्देशात्मक है। दूसरी लाइन वस्तु निर्देशात्मक और पहली लाइन क्या है, शुद्धाम गुणयाम करो मैं हम तक, यह जो वाक्य है नमस्कारात्मक है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं और बने भी हैं, ऐसी बात नहीं है, बड़ी कक्षाओं में या बड़ी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब आते हैं हम अपने सूत्र की तरफ। हाँ, वीडियो यदि अच्छी लगती हो तो शेयर कीजिए और आप नोट्स बनाना चाहते हो तो वीडियो को रोक रोक कर आप नोट्स बना सकते हैं या दोबारा उसको देख सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला सूत्र हमारा है मोनुस्वार है। सूत्र क्या है, मोनुस्वार है। मो अर्थात मह अनुस्वार है। क्या हो जाएगा, मह अनुस्वार है। कहता है कि मांतस्य अर्थात मांतस्य अर्थात म से अंत होने वाले पदस्य, पद मांतस्य पदस्य अर्थात ऐसा मकार हो, ऐसे पदांत का मकार हो, ऐसा पदांत का मकार हो और वह मकार कहाँ हो, पद के अंत का हो। इसीलिए कहा गया मांतस्य पदस्य, पदांत के अंत का मकार होने पर क्या हो जावे, अनुस्वार है, अनुस्वार हो जावे। पदांत के मकार का अनुस्वार है, अनुस्वार हो जावे। हली सप्तमी विभक्ति है, वृत्ति में देख लीजिए, तो यह क्या होगा, परवर्ण होगा कि मांतस्य पदस्यानुस्वारो, अर्थात पदांत मकार का अनुस्वार हो जावे। हलि परे रहते, हलि बाद में रहने पर या हल प्रत्याहार के वर्ण बाद में रहने पर। वृत्ति समझ में आ गई, सूत्र समझ में आ गया। इसके पहले हमने दिया है 8 3 23 और इसके पहले एक सूत्र है 22 नंबर का 8 3 22 का कि हलि सर्वेशाम, क्या है, हलि सर्वेशाम। वह हलि सर्वेशाम से इस हल की क्या हो गई, अनुवृत्ति आ गई। हलि सर्वेशाम से हल की अनुवृत्ति आई तो बना मांतस्य पदस्य अनुस्वारु, तो अनुस्वार है हल कि मान पदांत मकार का, मकार कहाँ हो, पद के अंत का हो, पदांत का हो और उसके बाद यदि हल प्रत्याहार के वर्ण आवे तो अनुस्वार हो जावे। समझ में आ गया। उदाहरण दिया गया हरीम बंदे, क्या दिया गया है, हरीम बंदे। अब यहाँ देखा गया जो हरीम है द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। हरे हरीम, हरिणा, हरे, 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 हरौ, हरे।
ये एक वचन के रूप हैं। तो हरिम में द्वितीय विभक्ति लगी है। सु औजस अम औटसस। तो अम क्या है? सुप लगकर, अम सुप लगकर। अब इसमें हरिम जो रूप बना, अब ये पद हो गया। सुप तिगंतम पदम। सुप और तिंग प्रत्यय से युक्त को क्या कहते हैं? बने शब्द को पद कहते हैं। पदम न प्रयुंजित, पद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अब ये पद है, पदांत भी है। पदांत माने पद के अंत का, म माने म भी है। क्लियर हो गया? पदांत समझ गए कि पदांत का मकार है, उसके बाद हल प्रत्याहार के अंतर्गत है वर्ण से स्टार्ट करेंगे, हल तक जाएंगे। तो उसमें आपको क्या जाएगा? है वरट। वह वर्ण कहाँ का है? हल प्रत्याहार के अंतर्गत का है। नियम सारे बैठ गए। तो अब क्या हो जावे? इस म का अनुस्वार हो जावे। तो बन जाएगा, बिंदी लग जाएगी, बन जाएगा हरीम बंदे। क्या हो जाएगा? हरीम बंदे। पहला सूत्र क्लियर हुआ? ठीक, कमेंट बॉक्स में बताते रहिए पहला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया? मह क्या है? षष्ठी से युक्त पद है, इसीलिए यह क्या होगा? पूर्ववर्ण होगा। और हल क्या है? सप्तमी से युक्त है, इसीलिए यह परवर्ण होगा। अनुस्वार क्या है? यह है आपका प्रथमांत है, इसीलिए यह आदेश होगा। देखो, लोक सिद्धांत कौमुदी से हम केवल सूत्र और वृत्ति याद कर ले, हमारे दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। कौन सा आदेश है, कौन सा पूर्ववर्ण है, कौन सा परवर्ण है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम अगला सूत्र लेते हैं। आज सूत्र सारे आपको छोटे छोटे मिलेंगे, लेकिन हैं बड़े अच्छे। कहीं म का अनुस्वार होगा, कहीं अनुस्वार का म होगा, यही सब चीज़ें आज होंगी। अब आगे दिया है नश्चा पदांतस्य झलि। नश्चा पदांतस्य झलि। सूत्र संख्या देखिए 8 3 23, उसके बाद 8 3 24। माने इस सूत्र के बाद तुरंत पढ़ा गया। न चा माने और, न चा माने और। तो इसके बाद और क्या कि म का तो अनुस्वार हो ही रहा था, लेकिन यह सूत्र कहता है कि न च माने ऊपर से क्या जाएगा? म की अनुवृत्ति आ जाएगी, म की क्या हो जाएगी? अनुवृत्ति आ जाएगी। तो नीचे वही लिखा है नश्चा पदांतस्य झलि। समझ में आ गया कि नस्य मस्य न का च बीच में आ जाएगा और म का, अर्थात नकार का और चकार का। और यह नकार और चकार कहाँ के हों? पदांतस्य वृद्धि, क्षम्यताम, दीर्घ संधि हो गई, च अपदांतस्य। तो हो गया चा अपदांतस। ये पदांत में म पदांत का था, तब अनुस्वार हो रहा था। सूत्र समझो, वही नियम इसमें भी लगा, लेकिन एक शब्द बढ़ गया अपदांतस्य। यदि नकार और मकार अपदांत के हों और उसके बाद झल्ले अनुसार है, यदि नकार और मकार अपदांत हो, माने पद के अंत का न हो, तब भी नकार मकार का क्या हो जावे? लिखा है अनुस्वार है, अनुस्वार हो जावे। कब हो जावे? लिखा है झल। जब यहाँ पर देखेंगे तो ई को यण से क्या हो गया? यण संधि हो गई, तो ल आधा हो गया, ई के स्थान पर यह हो गया। भाई ई और यह मिला तो झल बन गया, जबकि यह झल ही है। तो क्लियर हो गया। झल माने सप्तमी से युक्त पद है, तो इसीलिए यह भी परवर्ण होगा। तो नकार मकार अपदांत होने पर भी, यदि अपदांत माने अपद के अंत में यदि नकार मकार आते हों और उसके बाद झल प्रत्याहार के वर्ण आते हों, तो वहाँ पर अनुस्वार हो जावे। किसकी जगह? न की जगह है और म की जगह। आगे उदाहरण दिया यशांश। क्या उदाहरण दिया? यशांश उदाहरण दिया। तो इसको क्या बनेंगे? यशान प्लस शी। अब देखा गया यशान शब्द जो था वह पद का नहीं था, अर्थात यशान कोई पद नहीं था, अर्थात इसमें सुप और तिंग प्रत्यय नहीं लगे थे। तो यह नकार कहाँ का था? अपदांत का था। कहाँ का था? अपदांत का था। सूत्र के सारे नियम बैठ गए।
उसके बाद जो सवर्ण था वह कहाँ का था, वह झल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। झ भय घड़ दस जब गड़ रस खप छठत चटताव कपय सक्षर हल। झल में यहाँ तक के हम वर्णों को लेंगे तो सक्षर में तीनों स आ जाते, तो यह स कहाँ का है, झल प्रत्याहार का है। यहाँ तक समझ में आ गया। यसान शी। अब देखा गया, अब इस ना का क्या हो जावे, अनुस्वार हो जावे। यहाँ स्थानी के स्थान पर एक वर्ण आदेश हो रहा है, स्थानी न था, आदेश एक थे, इसीलिए यहाँ पर कोई नियम नहीं हुआ, इसीलिए स्थाने अंतरतम सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके पहले के सूत्रों में आपने देखा कभी स्थाने अंतरतम से स्थान मिलाते थे, अर्थ मिलाते थे, क्योंकि स्थानी एक था और आदेश भी एक था, इसीलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई। तो यसान अब कहता है यहाँ पर क्या हो जावे, अनुस्वार हो जावे, किसकी जगह, न की जगह अनुस्वार हो जाएगा, बनेगा यशांश। यहाँ तक समझ में आ गया कि नस्य मस्य चाह पदान्तस्य, नस्य मस्य चाह पदान्तस्य झली अनुस्वार है कि नकार मकार यदि अपदांत के हों उसके बाद झल प्रत्याहार के वर्ण आते हों, फिर तब भी वहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार होगा। और पदांत में तो म का अनुस्वार हो रहा था, अभी हमने बताया हरिम द्वितीया विभक्ति लगी थी, इसीलिए पदांत का अनुस्वार हो रहा था। लेकिन फिर नीचे लिखा गया कि नस्य मस्य च पदांत, यदि अपदांत का होगा तब भी अनुस्वार होगा। दूसरा उदाहरण हमें दिखा, आक्रम दिया है, क्या दिया है, आक्रम, और आगे दिया है स्यते। तो यह म कहाँ का है, अपदांत है, तो इस म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार होगा। जैसे यशांश का आपने सिद्धि प्रक्रिया किया उसी तरह, तो क्या हो जाएगा, आक्रंस्यते, क्या हो जाएगा, आक्रंस्यते। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होगी। नस्य मस्य चा पदान्तस्य झल्यनुसार है, यशांश आक्रस्यते। क्लियर हो गया। अब कुछ उनके मन में शंका उठे कि आपने तो कहा कि पदांत का म हो उसके बाद हल वर्ण होगा तो अनुस्वार हो जाएगा, पहला नियम 8-3-23 वाले सूत्र में मोनुस्वार के द्वारा। फिर उन्होंने बताया कि नस्य पदांतास्य, यह बताते हैं कि झल पर वर्ण में रहने पर कि नकार और मकार यदि अपदांत के होंगे तब भी अनुस्वार होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे फिर लिखा कि झल किम, सूत्र में झल क्यों पढ़ा गया, झल इसलिए पढ़ा गया, यदि झल न कहते तो अपदांत नकार और मकार के बाद कोई वर्ण होता तो वहाँ पर अनुस्वार होने लगता। तो उन्होंने आगे उदाहरण दिया कि एक शब्द लिया, क्या लिया, मन्यते, क्या लिया, एक शब्द लिया मन्यते। तो उन्होंने कहा कि यदि हम हल नहीं, क्षमता झल नहीं कहते तो मन्यते जो शब्द है इसका गलत रूप बन जाता, अर्थात गलत शब्दों का निर्माण होने लगता। इसीलिए उन्होंने कहा झल की आवश्यकता पड़ी। सिद्ध प्रक्रिया देख लो, मन प्लस क्या था, यते था। अब इस नकार के स्थान पर क्या होना चाहिए था, यह अपदांत का था, और आगे जो है यह जो वर्ण था यह झल प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आता था, इसीलिए यहाँ पर जो है नकार नहीं हुआ, क्षमता अनुस्वार नहीं हुआ, जैसा था वैसा लिख दिया गया, बनेगा मन्यते। जबकि यहाँ भी यदि झल नहीं कहते तो यहाँ भी अनुस्वार हो जाता। जब अनुस्वार होता तो क्या बनता, मंयते बनता, जो कि यह एक गलत रूप था। कहीं गलत शब्द ना बन जाए इसीलिए इस सूत्र में झल ही रखा गया। वृत्ति में लिखा है झल किम, झल क्यों कहा गया, तो उन्होंने उदाहरण दिया मन्यते। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमारा अगला सूत्र है अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण है, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण है।
कि अनुस्वार के बाद, और उसके बाद दिया है यही पर सवर्ण है, यह प्रत्याहार के वर्णामी, अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार के वर्णामी, तो क्या हो जावे, पर सवर्ण हो जावे, बाद वाले वर्ण के जैसा हो जावे, पर माने बाद वाले वर्ण के जैसा हो जावे। अनुस्वारस्य में क्या लगा है, षष्ठी विभक्ति है, अनुस्वारस्य में षष्ठी है, यई में सप्तमी है, पर सवर्ण में प्रथमांत है। तो अब क्लियर हो गया कौन सा स्थानीय होगा, कौन सा आदेश होगा, कौन सा जो है परवर्ण होगा। अनुस्वारस्य षष्ठी है तो यह क्या होगा, पूर्ववर्ण होगा। यह क्या है, यह परवर्ण होगा क्योंकि सप्तमी से निर्देशित है। और यह जो है पर सवर्ण सब, यह क्या है, प्रथमांत है, प्रथमा विभक्ति लगी है, इसीलिए यह आदेश होगा। अब इसको देखा जाए कि अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण में, तो यहाँ पर नीचे जो वृत्ति लिखी गई, तो उन्होंने कहा इस सूत्र में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, इस सूत्र में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। कहा स्पष्टम, सब स्पष्ट है, इस सूत्र में कुछ नया है ही नहीं, सब सूत्र पढ़ लो, सब स्पष्ट है। उदाहरण दिया शांत, उदाहरण क्या दिया, शांत है। जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा साम प्लस तः। क्लियर हो गया। अब जो देखा गया, अब इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, मो अनुस्वार लगेगा कि नश्चा पदांतस्य झलि लगेगा। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्योंकि यह साम पद जो है पदांत का नहीं है, यह साम पद में जो है सुप और तिंग प्रत्यय नहीं लगे हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मो अनुस्वार सूत्र नहीं लगेगा। मो अनुस्वार सूत्र कहाँ अनुस्वार करता है, पदांत के मकार का, और यह जो साम में म दिख रहा है यह पदांत का मकार नहीं है। तो किस सूत्र से अब अनुस्वार होगा, नश्चा पदांतस्य झलि, यह अपदांत है, इसीलिए यहाँ म का क्या हो जाएगा, तुरंत अनुस्वार हो जाएगा। झल वर्ण क्या है, त जो है झल वर्ण के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा साम प्लस तः। क्लियर हो गया। फिर से देख लो, साम प्लस तः, यह संधि विग्रह विच्छेद हुआ। अब यहाँ पर दो सूत्र आने लगे, कौन सा सूत्र लगाया जाए, मो अनुस्वार लगेगा कि नश्चा पदांतस्य झलि लगेगा। इसके निर्धारण के लिए मो अनुस्वार पदांत मकार का जो अनुस्वार करता था और नश्चय पदांतस्य, यह सूत्र जो है अपदांत का जो है अनुस्वार करता था। तो साम में जो म था वो अपदांत का था, इसीलिए ये वाला सूत्र लगा, नश्चा पदांतस्य झलि। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगले सूत्र की व्याख्या हुई, और अगला सूत्र क्या था, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण है। अगला सूत्र क्या आया, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण है कि अनुस्वार के बाद, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण है कि अनुस्वार के बाद, तो सा में क्या है, अनुस्वार लगा है कि नहीं लगा है, सा में अनुस्वार लगा है। तो अनुस्वारस्य यय के बाद यह प्रत्याहार के वर्णावे, यह प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आता है, यह प्रत्याहार में आपका है वरट के यह से स्टार्ट करेंगे, कपय के यह तक जाएंगे, सक्षर और हल छूट जाएगा, अर्थात तीनों श और ह को छोड़कर संपूर्ण व्यंजन। सीधा सीधा समझ लीजिए, ह श श स को छोड़कर संपूर्ण व्यंजन आए। तो अनुस्वार के बाद त आया जो यह प्रत्याहार के अंतर्गत आता था, तो पर सवर्ण हो जावे। तो पर सवर्ण माने जो त का सवर्णी होगा, त का सवर्णी क्या है, त है, थ है, द है, ध है, न है। यहाँ पर जो है 5 पर सवर्ण मिल गए, अनुस्वार के 5 पर सवर्ण मिल गए। अब यहाँ पर कौन सा वर्ण रखा जाए, तो देखा गया अनुस्वार का उच्चारण किससे होता है, नासिका से होता है। और इन 5 वर्णों में नासिका से कौन सा वर्ण उच्चारित होता है, त तो होगा नहीं, थ भी नहीं होगा, द भी नहीं होगा, ध भी नहीं होगा। न वर्ण ऐसा था जो नाक से बोला जाता था, तो न को अपने पास बुला लिया और क्या बन गया, शांत है। क्या बन गया, शांत है। क्लियर हो गया। अभी हम लोग
मकार नकार का क्या कर रहे थे, अनुस्वार कर रहे थे। अब अनुस्वार का हम लोग क्या कर रहे हैं, परसवर्ण कर रहे हैं। क्षमता हो गया। चलो अनुस्वार है, यही परसवर्ण समझ में आ गया। अनुस्वार षष्ठी से युक्त है, यही सप्तमी है, परसवर्ण प्रथमांत है। अनुस्वार पूर्व पद में होगा, यह पूर्व पद है, यह परवर्ण है, और ये जो ना हुआ है यह परसवर्ण है, अर्थात आदेश है। आगे बताया गया और इसकी वृत्ति लिखी गई स्पष्ट। इस सूत्र में कुछ नया बताने के लिए था ही नहीं, इसलिए लिखा अस्पष्टम। यह सब अस्पष्ट है सूत्र के ही द्वारा। उदाहरण तुरंत लिख दिया, शांत है। अब आइए अगला सूत्र है वा पदांतस्य। सूत्र क्या है, वा पदांतस्य। इसी के बाद वाला सूत्र है, इसी के बाद वाला सूत्र है। यहाँ पर 9 रहेगा कि अभी तो आप क्या कर रहे थे, परसवर्ण कर रहे थे, लेकिन यह परसवर्ण हर जगह हो रहा था। कहाँ हो रहा था, चाहे वह पदांत का हो चाहे अपदांत का हो। साम क्या है, यह अनुस्वार तो पदांत और अपदांत दोनों में हो रहा था। अब कहता है वा पदांतस्य। क्षमता, यह पदांत और वा पदांत था तो दिया है वा पदांतस्य। वा पदांतस्य कहता है कि विकल्प से, किससे कहता है, विकल्प से हुए। यदि पद के अंत का होगा तो वहाँ पर विकल्प से होगा। आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। सूत्र इसी से संबंधित है। अनुस्वार से यही पर सवर्ण है वा पदांतस्य। पहले अपदांत हुआ, अब उसके बाद क्या बता रहा है, अपदांत, अर्थात यह अपदांत था। अब कहता है कि पदांत में नित्य हो। अतः कि ये क्या था कि अनुस्वार के बाद यही पर सवर्ण आवे तो क्या हो जाएगा, तो सीधे बताया कि परसवर्ण हो जाएगा। हमने सिद्ध प्रक्रिया बताई, शाम प्लस्त हुआ, उसके बाद सूत्र लगा नश्चा पदांतस्य झलित। देखो ये जो हमारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो वहाँ पर विद्वान आते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल पढ़ाए हुए आते हैं, तो उन्हें ये सब चीज़ें मालूम होती। वह पूछ देगा कि शांत जो शब्द है इसकी सिद्धि प्रक्रिया में जब हम शाम प्लस्तः कहते हैं तो उसके बाद जब अगला स्वरूप बनता है वह जो अनुस्वार है किस सूत्र से आया, पूछेगा मोनुस्वार से आया कि नश्चा पदांतस्य झलि से आया। तब आपको वहाँ पर समस्या होने लगेगी कि यह भी अनुस्वार करता है, यह भी करता है। इतना डीपली जो जानेगा वही इंटरव्यू में सफल होता है। वह पदांतस्य कहता है कि पद के अंत का अगर है क्या अनुस्वार तो वह क्या होगा, विकल्प से होगा। वह क्या होगा, विकल्प से होगा। विकल्प, वह मन विकल्प होता ही है। तो आगे दिया गया त्वं करोसि, त्वं करोसि, इसकी सिद्धि प्रक्रिया देख लो। तो त्वं करोसि आप समझते हैं त्वं शब्द क्या है, त्वं त्वाम, तो त्वं शब्द क्या है, पदांत का है। त्वं शब्द क्या है, पदांत का है। अब आगे दिया है करोसि। क्लियर हो गया। अब कहता है कि पदांत का विकल्प से होगा तो पहले कौन सा सूत्र लगेगा, यहाँ पर मोनुस्वार लगेगा क्योंकि यह पद के अंत का मकार है। तो यहाँ पर मोनुस्वार सूत्र से क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनुस्वार हो जाएगा। किससे, मोनुस्वार सूत्र से। मोनुस्वार सूत्र से क्या हो जाएगा, माँ का अनुस्वार हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। देखो धीरे धीरे समझते चलो, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस हमें समझने की आवश्यकता है। सारे सूत्र क्या कर रहे हैं, कोई पदांत में कर रहा है, कोई अपदांत में कर रहा है। पदांत और अपदांत जानते हैं, इसमें सुप और तिंग प्रत्यय लगे रहेंगे। तो तुम में सुप लगा है, उसके बाद जो है अपदांत होगा उसमें सुप नहीं लगा होगा। शांत क्या था, शाम प्लस क्या था, शाम शब्द जो था वह पदांत और पदांत दोनों में करता। यह कहता नहीं, यह जो परसवर्ण होवे केवल पदांत में होवे और वह विकल्प से होवे। तो आगे दिया गया यह नित्य करता था। दोनों चीज़ें देखो, यह नित्य करता है, यह विकल्प से करता है। पदांत में यह विकल्प से करता है, यह क्या है,
नित्य करता है। नित्य माने होगा तो होगा ही, लेकिन ये सूत्र आएगा तुरंत क्या हो जाएगा, पदांत का हो जाएगा, क्षमतम पदांत का हो जाएगा। तो देखा गया तुम करोसि हुआ, तो कहता है वा पदांत से। अब यहाँ देखा गया परसवर्ण करना था, तो परसवर्ण कैसे होगा, तो यहाँ पर वह जब हो गया, यह म था, मो अनुस्वार है सूत्र से, तो अब कहता है कि अनुस्वार के बाद यही पर आवे, तो अनुस्वार के बाद यही है कि नहीं है, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, यह क है, यह प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो अब अनुस्वार का क्या हो जाएगा, परसवर्ण होगा। तो क का परसवर्णी कौन कौन है, 5 वर्ण होंगे आपके, क होंगे, ख होंगे, ग होंगे, घ होंगे और ङ होंगे। समझ में आ गया। तो देखा गया कि अनुस्वार जो है नासिका से बोला जाता था, क वर्ण नासिका से उच्चारित नहीं होता था, यह भी नासिका से नहीं था, यह भी नहीं था, यह भी नहीं था। ङ वर्ण ऐसा मिला जो नाक से बोला जाता था, इसीलिए अनुस्वार की जगह क्या हो गया, ङ आदेश हो गया और क रोसी, तो त्वं करोसि बन गया। और हमने बताया यह वैकल्पिक सूत्र है, जब नहीं करेंगे तो जैसा त्वम था वह बना रहेगा त्वं करोसि। समझ में आ गया, त्वं करोसि, क्लियर है। तो यह पदांत का क्या करता था, अनुस्वार करता है, और यह विकल्प से करता है कि होगा भी और नहीं भी होगा। यह सूत्र क्या आ गया, यह त्रिपादी का सूत्र है, ध्यान दीजिए। 8 4 48 त्रिपादी का सूत्र है, 8 4 39, यह भी 49 त्रिपादी का है। त्रिपादी सूत्र की विशेषता होती है, जैसे हमने सप्ताह में बताया था कि पूर्व सूत्र की अपेक्षा पर सूत्र क्या होते हैं, बलवती होते हैं। पर माने बाद वाला, त्रिपादी की क्या व्यवस्था है, त्रिपादी में पर सूत्र की अपेक्षा माने बाद वाले सूत्र की अपेक्षा यह सूत्र क्या होता है, बलवती होता है। यह नित्य करता था, लेकिन एक विकल्प भी दे दिया अगले सूत्र से कि यह भी हो सकता है। यह वक्ता या लिखने वाले या शब्दों की रचना करने वाले के ऊपर निर्भर है, ठीक ना। पुस्तकम पठते, यहाँ पर आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। समझ में आ गया। तो सीधा सीधा है कि यह सूत्र बलवती है, लेकिन नीचे एक विकल्प दिया, नहीं ऐसा भी हो सकता है। समझ में आ गया। तो यह आज की सूत्र की व्याख्या रही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। हाँ, अपने संस्कृत मित्रों तक इसे पहुँचाएँ। पसंद आया हो तो शेयर कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।